कीजिए, इस घंटे को बजा दीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ये भारत की सोचे में। मैं आपका दोस्त प्रणीत और सभी को नमस्कार। आज का विषय रहेगा अनिल देशमुख जी के ऊपर। साथियों, हमने ये देखा था कि हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के यानी एनसीपी के ही एक नेता है छगन भुजबल, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में 3 साल लेकिन अभी आप अगर देखोगे कि महाविकास आघाड़ी में वो फूड का जो डिपार्टमेंट है उसके वो अभी फिलहाल मिनिस्टर है। तो आप सोचेंगे भाई इतना गंभीर आरोप पे ये बंदा जेल गया और इसके बाद अब ये बंदा वापस आके मंत्री बन गया, ये कैसे हुआ? तो आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा और आपने अभी तक शीर्षक देख ही लिया होगा कि हमने शीर्षक अनिल देशमुख फिर एक बार मंत्री क्यों बनेंगे जो हमने शीर्षक दिया है। उसका रीजन यही है कि छगन भुजबल जिस तरीके से आसानी से भ्रष्टाचार के, और एक खास बात बता दूं आपको, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप थे। जितने भी चौकसी वगैरह हुई, अलग अलग कमेटी बैठी, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप सिद्ध हो रहे थे। उसके बावजूद भी आज वो वापस मंत्री पद पर आकर विराजमान है और हम सबको प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो अनिल देशमुख के साथ भी ऐसे होगा क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन लगता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आपके सामने अभी रखेंगे कि जिससे ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख फिर एक बार मंत्री बन सकते हैं। तो हम अभी दोनों पर चर्चा करेंगे, क्यों नहीं और क्यों बन सकते हैं। तो दोनों बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे धनुष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। देखिए, अभी बात यह है कि अनिल देशमुख के ऊपर हम अगर देखें कि शरद पवार जी का सीधे तरीके से हाथ है। अब इसका अगर रीजन दिया जाए तो जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया परमवीर सिंह ने वगैरह, वो जब सब कुछ मैटर हुआ तो दिल्ली में शरद पवार जी ने 24 घंटे के अंदर दो पत्रकार परिषदें दी थी अनिल देशमुख को बचाने के लिए। लेकिन अगर यही आप देखें कि जब छगन भुजबल के ऊपर ऐसे सब कुछ आरोप लगे तो शरद पवार जी के आप उसे मौन स्वीकृति बोलिए या फिर उनका अलिप्त रहना वगैरह बोलिए, यानी वो बाजू में थे, उन्होंने बीच में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया था। इसका सीधा मतलब यही था कि वो खुद चाहते थे कि छगन भुजबल अंदर जाए। अब ये मैं खुद अपने मन से कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार अनिल थट्टे, उनके रेफरेंस से मैं उन्हें यहाँ कोट करता हूँ। नहीं, ये बात मुझे भी पता है। उस वक्त मैं थोड़ा एक्टिव हुआ था राजनीति में। हाँ। तो मतलब एक तरफ से ऐसे खबर आई थी, कुछ लोगों ने बताया था कि शरद पवार के अलग जाकर छगन भुजबल सोनिया जी से सेटिंग करना चाहते, या फिर मतलब वो हवा में थे एकदम। अभी हाँ, उसका एक तो रीजन अगर हम गिनाए अभी दर्शकों के लिए, तो वो ऐसा था कि एक ओबीसी का, जैसा अभी गोपीनाथ मुंडे तो 14 में जा चुके थे, वो एक ओबीसी नेता के रूप में उनकी पहचान थी। तो महाराष्ट्र में ओबीसी नेतृत्व के लिए जगह खाली हो गई थी, जो गैप भरना जरूरी था। और छगन भुजबल एक बड़ा नाम साबित हो रहे थे क्योंकि वो प्रखर वक्ता वगैरह भी थे जब से वो शिवसेना में थे वगैरह। तो वो, और उन्होंने क्या कर दिया था, वो महाराष्ट्र में घूमना शुरू कर दिया था और वो एक देश में भी वो एक बड़ा नाम ओबीसी के लिए बनने चले थे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पटना वगैरह में भी उन्होंने बैठकें करना शुरू कर दी थी अलग अलग राज्यों के लीडर्स के साथ। और जैसा आप बता रहे सोनिया गांधी वगैरह, मतलब एक नेशनल लेवल पर जाने की उनकी तैयारी हो गई थी। शरद पवार के बाद महाराष्ट्र का एक दूसरा नेशनल लीडर तैयार हो रहा था। तो अनिल थट्टे जी ने सब कहा है उनके एक वीडियो में मराठी के, कि शरद पवार को ये पसंद नहीं था कि उनके ही पार्टी के अंदर से बोलो या फिर महाराष्ट्र का कोई भी नेता बड़ा हो, ये शरद पवार को पसंद नहीं आता। देवेंद्र फडणवीस के बारे में आप देख ही रहे, उसे रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो वो होता है, जैसा जो बड़े नेता होते हैं उनको लगता है कि अपना नीचे वाला कोई ऊपर आना नहीं चाहिए। अब इतने बूढ़े हो गए फिर भी वो अभी गुरु की भूमिका में जाना चाहिए, फिर भी अभी वो जा नहीं रहे हैं और ये सब हरकतें चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिल देशमुख और छगन भुजबल में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि उनके ऊपर शरद पवार का हाथ नहीं था, लेकिन अनिल देशमुख के ऊपर शरद पवार का हाथ क्लियरली है। तो ऐसा ये प्रतीत होता है कि बाद में वो कभी ना कभी ये बन सकते हैं, कोई भी मंत्री वो बन सकते हैं। अब उसकी कंडीशन धनुष जी ये है, आपका भी व्यू दीजिए इसके ऊपर। उसकी कंडीशन ये रहेगी, मैंने पहले ही कहा था कुछ कंडीशंस हो गए ना। अगर उनको मंत्री बनना है, एक तो अगर ये सरकार 5 साल चलती तो शायद वो आखिरी में मंत्री बन जाए।
हाँ। या अभी ना भी बने तो उसकी दूसरी बड़ी कंडीशन ये होगी कि अगली बार जब एनसीपी सत्ता में आएगी तभी वो मंत्री बन सकते हैं। अब वो कब आएगी कब नहीं आएंगी ये एक अलग विषय रहेगा, लेकिन ये दो कंडीशन हो सकते हैं कि अगर ये सरकार 5 साल चले, वैसे चलेगी तो नहीं, ऐसा लगता नहीं चलेगी, अगर चल जाए तो फिर आखिरी के 1-1.5 साल में वो बन सकते हैं, अगर वो जेल से वगैरह से छुट जाते हैं तो, या फिर जो भी है, और नहीं तो फिर अगली बार जब भी बनेगी तब वो बनेगी। ये दो कंडीशन हो सकते हैं। तीसरी एक बात मैं धनुष जी की तरफ जाने से पहले एक बता देना चाहूंगा, अभी तक वो अगर जेल में जाने से बचे हैं, उनके सब आसपास के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन वो नहीं हुए, तो अभी तक अगर वो बचे तो उसका मेन रीजन यही है कि शरद पवार का हाथ उनके ऊपर है। फिर आप कुछ भी बोल लीजिए, मोदी जी के साथ उनकी दोस्ती बोल लीजिए या और क्या बोलना बोल लीजिए, लेकिन ये चीज है, इसीलिए वो अभी तक शायद बाहर बचे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। धनुष जी आपका कमेंट। नहीं, सबसे पहले इस पर मैं बात करूंगा कि वो अब तक अंदर क्यों नहीं गए। देखिए, ये शरद पवार का हाथ मैं मानता हूं कि है, और ये बात सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने हाथ रखा भी है उनके सर के ऊपर तो, क्योंकि वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है अगर अच्छा अनिल देशमुख जी अंदर गए तो वो उनके साथ वे भी फंस जाएंगे। दूसरी बात है, मुझे लगता है एक तो अंदर से सेटिंग होगी, क्योंकि अगर बीजेपी अगर चाहती भी तो भी शरद पवार जी का ऊपर हाथ होते हुए भी बीजेपी उसको अंदर डाल सकती है अगर बीजेपी ने चाहा तो। बीजेपी मैं खुलेआम नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ईडी वगैरह अभी फिलहाल तो उनके अंदर है ना। दूसरी बात यह है कि आप छगन भुजबल और अनिल देशमुख का कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि उनके घोटाले में और इनके घोटाले में बहुत सा फर्क है। हेलो। हाँ, देखिए, उनका घोटाला मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा घोटाला था, मगर इसमें सिर्फ वसूली ही नहीं, उसमें एक खून भी हो गया है, ये आप भूल गए हैं। और छगन भुजबल से भी ज्यादा बदनाम हो चुके हैं अनिल देशमुख, ये मत भूलिएगा। अभी तीसरी बात करता हूं, राष्ट्रवादी की सत्ता आने की। जो लोग पहले बदनाम भी नहीं थे, उनकी शुरुआत में पार्टी आई थी, उनके 10 साल बाद वो खुद के बलबूते पर नहीं आ सके, कांग्रेस का समर्थन तो उनको लेना ही पड़ेगा। और जो 40 साल से एक ही मतलब जो क्या करते हैं उनको पाड़े में हिंदी में जो पता नहीं क्या कहते हैं, एक ही क्लास में बैठा है बच्चा। हाँ, एक ही क्लास में बैठे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है खुद के बलबूते पर उनको सरकार ला ही नहीं सकती। ये उसका मैं एक आपको सबूत देता हूं। जब नाना पटोले जी ने कहा था कि हम अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, अब उनको भी पता था कि हम आने वाले तो नहीं है, मगर ये उन दोनों को तकलीफ पहुंचानी थी। तब अचानक से कैसे अजित पवार भड़के? क्यों भड़के? इसलिए भड़के क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस के बगैर हम सत्ता में आ ही नहीं सकते, ये बात है, इसलिए वो भड़के थे। वरना अजित पवार को कोई कारण नहीं था भड़कने का, और यहां तक भड़क गए थे कि उनकी औकात तक निकाली गई। ये बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं राष्ट्रवादी अकेले के बलबूते पर आ ही नहीं सकती, और मुझे नहीं लगता कि अनिल देशमुख मंत्री बनेंगे। फिर भी कैसा है, राष्ट्रवादी जो पार्टी है बेसिकली वो पैसे वालों की, या उसमें जो भी लोग हैं वो सब पैसों में वगैरह जिसका इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो हाँ। जैसा अभी हमने देखा सेल कंपनियों का एक विषय आया था जो कलकत्ता में से ऑपरेट वगैरह हो रही है, तो होना, और शरद पवार या उनके परिवार का भी कुछ ना कुछ अटके होगा, तो वो क्या बोलते हैं, वो एहसान पूरा करना वगैरह ऐसा कुछ होगा तो बना भी सकते हैं, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये इस पार्टी में हर एक बहुत से लोगों पर अभी घोटालों का आरोप है। अजित पवार को हम देख ही रहे हैं, और अनिल देशमुख को तो देखिए हमने, छगन भुजबल देखा, ऐसे बहुत सारे तो है, अभी बहुत लोग हैं लाइन में। और शरद पवार के ऊपर तो कितने बड़े बड़े, वो भले ही वो सिद्ध नहीं हो रहे या सिद्ध नहीं की जा रहे, एक वोरा कमेटी का तो विषय आपको पता ही है। हाँ। तो है वो सब ऐसे काम है। लेकिन अब आज अगर ये विषय निकल ही गया है तो थोड़ा महाराष्ट्र के पॉलिटिकल इतिहास पर हमें थोड़ा नजर डालनी चाहिए कि कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहकर भी बड़े नहीं हो पाए। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे छगन भुजबल जी से। जी, बिल्कुल। हाँ। छगन भुजबल जब शिवसेना में होते थे तो अनिल खट्टे जी से वो अच्छे दोस्त थे, ऐसा अनिल खट्टे खुद बता रहे थे। और उसमें उन्होंने ये भी कोट किया कि छगन भुजबल को जब अनिल जी ने बताया था कि आप अब पूरे महाराष्ट्र घूमकर निकालिए, बाला साहब तो घूम नहीं सकते, हाँ, जी, बिल्कुल। वो अभी मुंबई ठाणे वगैरह का एरिया हाँ, कर लेते हैं, जी। तो आप
ये कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में घूम के शिवसेना की संगठना को बढ़ाइए। हाँ लेकिन तब बाला साहब ने उन्हें मना कर दिया था कि आप मुंबई वगैरह से बाहर नहीं जाएंगे। जी जी बाला साहब को यही डर था कि अपने अपने होते हुए कोई बड़ा लीडर शिवसेना में पैदा न हो जाए, क्योंकि छगन भुजबल आक्रामक भी थे जी जी और उनका जरा प्रभाव भी था। तो जी, ये सब बिल्कुल। चीजें इसके मामले में हाँ। छगन भुजबल के मामले में थी। आगे जब वो इनके साथ आए, शरद पवार जी के साथ, तब भी उन्होंने ऐसा कहा था कि शरद पवार जी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे कीजिए, इसलिए वो इतने 1999 से लेके 2014 यानी 15 साल तक वो राष्ट्रवादी में रहे, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाए। और जब वो बड़े होने निकले थे तो शरद पवार जी ने इनडायरेक्टली उनकी टांग खींच दी। तो ऐसे से एक बड़ा ओबीसी नेता जो एक अच्छा नेतृत्व दे सकता था गोपीनाथ मुंडे की तरह, वो नेतृत्व देने से बच गया। धनुष जी, आपके छोटी सी कमेंट चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी विषय पर। हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा। देखिए, एक प्रकार से शरद पवार ने तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अगर वो बनना चाहते थे आगे, तो शरद पवार एक बिल्कुल कर सकते थे। इतने तो होशियार वो है, उनका चेहरा आगे ले जाकर खुद उनकी मदद लेकर अपना भी स्वार्थ आराम से साथ मतलब ये कर सकते थे, अपनी पार्टी को बढ़ा सकते थे। मगर इनको क्या करना है, इनकी क्या है ना कि इनको सिर्फ जो चुने हुए लोग ही लाने हैं, मतलब इनको सत्ता में आना ही नहीं है। मैं बताता हूं ना शरद पवार की कमजोरी क्या है। शरद पवार जी की कमजोरी ये है कि उनको चलानी तो है पार्टी, मगर दूसरे के बलबूते, दूसरे के कंधों पर बंदूक चलाकर। क्योंकि अगर वो खुद चेहरा बनेंगे या फिर खुद की पार्टी का कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिम्मेदारी क्या होती है, वो पवार जी ने मुख्यमंत्री होकर जाना है, इसलिए वो दूसरा पीछे से वो रहते हैं, मगर सामने से का मुख्यमंत्री कोई भी बनता है। इसलिए वो जानबूझकर करते हैं ऐसा कि अपनी पार्टी ऐसी आए कि हम किसी को समर्थन दे। ओके। ये समझ गया। इसमें एक और विषय ऐसा है कि अनिल तट्टे जी ने वहीं पर कोट किया था कि नारायण राणे के साथ भी ऐसे हुआ, उन्हें भी शिवसेना ने ऐसे बढ़ने नहीं दिया। तो उनकी जो युवा जो एक चेहरा था नारायण राणे का, उनका जो पूरा घूमने का वगैरह जो उनका एक टाइमिंग था, वो ऐसा कहा जाता है कि शिवसेना ने वो ये कर दिया, उनको घूमन नहीं दिया। जी। फिर वही डर था सेम छगन भुजबल के, इसलिए वो कोकण में अटक के रह गए। इसी तरह अगर हम राज ठाकरे की तरफ देख लिया तो राज ठाकरे को भी बंदी थी कि वो इधर उधर जाकर रैलियां वगैरह नहीं करेंगे। जी। ऐसे ही गणेश नाइक जो है नवी मुंबई से, वो पहले शिवसेना में ही थे, तो ऐसा ही था कि उनको वो भी एक ओबीसी का बहुत बड़ा नेतृत्व हो सकता था छगन भुजबल की तरह। और हेलो, हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ जी। अनिल तट्टे जी ने तो यहाँ भी तक भी कोट किया कि आप गणेश नाइक से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं ये बात, वो आपको बता देंगे कि उन्हें भी रोका गया, उन्हें जाने नहीं दिया। फिर वो राष्ट्रवादी में चले गए, तो वहाँ पे भी ऐसे ही उनके साथ व्यवहार हुआ, क्योंकि ये शिवसेना राष्ट्रवादी बेसिकली ये परिवारनिष्ठ पार्टी है। नहीं, वही क्यों, कांग्रेस भी वैसी है देखा जाए तो। कांग्रेस वैसे ही है हो, कांग्रेस भी कहाँ बड़ा होने देती। हाँ, मैंने दोनों का नाम लिया, बट तीनों वैसे ही है वो, तो यहाँ वो बढ़ने देते नहीं है। तो ऐसे गणेश नाइक के साथ हुआ, राज ठाकरे जी के साथ हुआ, और जी हमारे नारायण राणे के साथ हुआ, और छगन भुजबल के साथ हुआ। तो ये चीजें महाराष्ट्र में ऐसे बहुत अच्छे नेता हैं जिनका बढ़ने का जब समय था तो उन्हें बढ़ने नहीं दिया गया, और उसकी वजह से बहुत से अच्छे लोग महाराष्ट्र को कभी नहीं मिल पाए। तनुज जी, इस पर आपका आखिरी कमेंट दीजिए, फिर हम इस शो को समाप्त करेंगे। देखिए, इन लोगों की पॉलिसी है कि दूसरे खुद भी नहीं क्या है ना, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे और दूसरों को भी नहीं खिलाएंगे, खाने देंगे। ये पहले से, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो आप जानते हैं। और ये सिर्फ इन लोगों में ही नहीं होता है, मैं देखता हूं ना सामान्य लोगों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अगर किसी सामान्य आदमी का अगर कोई ग्रुप है तो उसमें भी ऐसे होता है। अगर कोई कुछ करना चाहता है उन लोगों के लिए, जो हमारे और मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ करना चाहता है, या फिर और लोगों के लिए कुछ करना चाहता है ताकि उनको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिले, तो वो जो ग्रुप बनाते हैं मेन लोग, उनको कुछ ना कुछ जलन होती है कि यार ये तुम ऐसे वीडियो मत, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ मत करते जाओ वगैरह। सामान्य जो कॉमन मैन है उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़े लोगों में ही ये प्रॉब्लम है। बराबर। और दूसरी बात है कि इसलिए इन पार्टी का ह्रास क्यों हुआ है,
मतलब ये पार्टी जो इतनी सीट परिवारों से आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए इन लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वही अगर जी जी बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी में कैसा नेतृत्व, अभी जैसा मोदी शाह का अगर देखे तो वो आज ही पद पर रहते हुए ही वो योगी और हम नीचे फडणवीस वगैरह ऐसे लोगों को तैयार करने लगे जी। आज यहाँ तक कि उन्होंने वो बेंगलोर से जो सांसद बने तेजस्वी सूर्या, उनकी उम्र अभी सिर्फ 29 ईयर है, फिर भी उन्होंने नेतृत्व देखा और उन्हें परख के उन्होंने सांसद भी बना दिया और उन्हें अच्छे मतलब जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उस पर वो तेजस्वी सूर्या को उतारते हैं ताकि अभी से वो बंदा नेतृत्व के लिए तैयार हो। तो नहीं, और क्या है ना, इन लोगों को अभी किसी संगठन की भी जरूरत नहीं पड़ी है, ये खुद के बलबूते पर। इसलिए ना नारायण राणे जी का एक प्लस पॉइंट था कि अपने दम पर उन्होंने बंडखोरी मतलब जो किया, जो करना था उन्हें जो। लेकिन वही है कि अगर नारायण राणे को अगर पार्टी कोई सपोर्ट कर देती अच्छा, तो एक बहुत अच्छा मराठा नेतृत्व इस राज्य को देखने को मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। उसका परिणाम स्वरूप वो आगे केंद्र में भी वो जाते। हाँ, फिर वो किसी पार्टी से भी जाए, पर अगर वो अभी वो ऐसा अटकलें लगा रहे कि वो केंद्रीय कैबिनेट में आ सकते हैं, जी जी, अच्छी संधि है। वो नेतृत्व बहुत अच्छा करते हैं नारायण राणे। जी जी बिल्कुल। उनका काम करने का और प्रशासन पर जो पकड़ होनी चाहिए वो भी उनकी बहुत अच्छी, ऐसा बहुत लोग बताते हैं। हाँ, वो बंदा 6 महीने मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उनकी जो पकड़ थी वो एक सॉलिड मानी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका परिणाम ये है कि हमने सुशांत सिंह के केस के हमें देखा कि अंदर से उनको बहुत सी चीजें प्रशासन से लोग बताते थे, उनके बेटों को वगैरह। जी जी जी। और वो रिपब्लिक टीवी पर लेकर आते थे। तो एक 6 महीने का मुख्यमंत्री क्या कुछ खेल कर सकता है अपने दिमाग और अपने बलबूते के ऊपर। नहीं, इसका एक कारण है क्योंकि ये लोग ना 6 साल कुछ लोग जैसे नारायण राणे जी 6 महीने मुख्यमंत्री रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है 5 साल मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी रहे हैं। बराबर। दूसरी बात क्या है, ये जो लोग हैं ना अपने राष्ट्रवादी, शिवसेना वगैरह, कांग्रेस, इन लोगों को सिर्फ पुलिस का इस्तेमाल करने आता है और पुलिस पर दबाव कैसे डालना है, उनको मुट्ठी में कैसे रखना है, सिर्फ यही जानते हैं। और ये जो लोग हैं फडणवीस हो या राणे जी हो, इन लोगों ने क्या किया, पुलिस के साथ एक अच्छा खासा मतलब उन्होंने इंसानियत बना के रखा। हाँ, एक रिलेशन बनाकर रखा है। पुलिस ही नहीं, प्रशासन, मंत्रालय के IAS ऑफिसर्स वगैरह, हम सबकी बात की। हाँ, सभी की। जी जी जी। और ऐसा है कि इस विषय को कंक्लूड करते समय हम यही कहेंगे कि अनिल देशमुख शायद अगर उनका वो जो भी मैंने बोला पर्सनल इंटरेस्ट अगर पवार साहब देखते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। 2 कंडीशंस रहेंगे कि वो वापस मंत्री बन सकते हैं अगर ये 5 साल चल जाए, और अगर आखिरी के 1-1.5 साल में कोई मैटर ना हो तो हो सकता है, या फिर जब भी कभी एनसीपी की गवर्नमेंट अगली बार बनेगी तो वो पक्का वो मंत्री बनेंगे। लेकिन पहले वो विधायक तो चुन के आए अगली बार, नहीं तो हाँ, धनुष जी विधायक भी चुनकर आना जरूरी है। और दूसरी बात, मैं आप किस आधार पर कह सकते हैं, मुझे अनिल जी की एक बात थोड़ी खटक गई कि अगर उन्होंने कहा कि एनसीपी अगर आती है, ये आप कह रहे थे कि अनिल जी ने कहा था? अनिल थट्टे। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीपी ये उनको पता नहीं कैसे मतलब सूझा है, मगर मुझे बिल्कुल ऐसा सवाल ही नहीं है। उन्होंने वो कंडीशन लगा दिया है, फिर आप सोचते रहिए। हाँ, कंडीशन लगा दिया। अच्छा ये हाँ बराबर है। इन्होंने कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि उनको भी पता है कि अभी राष्ट्रवादी कभी नहीं आ सकती खुद के बलबूते। उन्होंने कंडीशन लगा दी, आप सोचते बैठिए अब क्या करना है क्या। हाँ, ओ अच्छा हुआ आपने मुझे रास्ते पर ला दिया। मैं भी हाँ, मगर चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। देखते हैं उनकी जैसी जिसकी सोच किस्मत। हाँ, ये तो बात है। जी धनुष जी, आज चर्चा में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आप सभी का भी इस शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।